नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। अरविंद जी, बहुत सारी उम्दा खबरें इस बार देखने को मिल रही है और पहली खबर की अगर हम बात करें तो आपने शिवराज जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तारीफ की है, लेकिन अब उन्हें बेटी ढूंढो अभियान पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा गया, तो ये क्या माजरा है? देखिए, असल में मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में बेटियों के गायब होने की खबरें हैं और खासकर राजधानी भोपाल में ऐसा कहा जाता है कि राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में लड़कियां गायब हुई हैं और इस मुद्दे ने सबको चिंतित कर रखा है। ये जो घटनाक्रम है जिस स्वरूप में हो रहा है उसने सबको बड़ा चिंतित कर रखा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विशेष तौर पर सरकार का इस ओर ध्यान इंगित किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि किसी काम में त्वरित एक्शन चाहता है तो मुख्यमंत्री उसमें पूरी ताकत झोंक देते हैं। वैसे ये मुख्यमंत्री की चिंता का विषय भी था। कई फोरम पे वो अलग अलग कह चुके हैं कि जिस तरह से बच्चियां गायब हो रही हैं मध्य प्रदेश के कई शहरों से और जो प्रतिशत बढ़ा है एकदम, इसका वो चिंता का विषय है। चूंकि मुख्यमंत्री तो चिंतित थे ही, आरएसएस भी चाहता है कि इसमें जो है बहुत सरकार को सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि जो लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ताबड़तोड़ में जो कानून लाई है वो बहुत सख्त कानून लाई है। उसके पीछे भी सरकार की मंशा कहीं ना कहीं यही है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बेटियां गायब हो रही है तो एक तो उस पर अंकुश लगे, दूसरा ये कि बेटियों को जिस तरह से बेटी बचाओ को लेकर बड़ा मूवमेंट शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था, अब पूरी सरकारी मशीनरी जो है उसको उन्होंने निर्देशित किया है कि ये जो आपके यहाँ जितनी, क्योंकि क्या है स्वाभाविक है, कोई भी बच्ची जब गायब होती है, कोई भी व्यक्ति गायब होता है, सबसे पहले रिपोर्ट थाने में पहुंचती है। जी तो जी। थाने में रिपोर्ट पहुंची है, उसको आधार बनाते हुए और आगे की कार्रवाई की जाए, इन बच्चियों को ढूंढा जाए, इसको लेकर बड़ा जोर इन दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। अरविंद जी, कमलनाथ की भूमिका की अगर हम बात करें इस समय, तो अहमद पटेल के जाने के बाद कांग्रेस आलाकमान की नजरों में कहीं ना कहीं अहमद पटेल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर कमलनाथ उभर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए सुनील जी, कमलनाथ खुद अब स्वीकार करने लगे हैं कि कई बड़े मुद्दों पर वे संगठन और जो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं उनके बीच मध्यस्थी की भूमिका निभा रहे हैं। और मैंने दो उदाहरण भी दिए अभी कि पिछले दिनों कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कांग्रेस के गठबंधन से चल रही है, उसके कुछ विधायक जो हैं उन्हें तोड़ने की साजिश चल रही है, तो कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर नजर रखने और ऐसा न हो इसकी जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी। इसके अलावा भी अगर राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कभी मतभिन्नता की स्थिति बनती है तो कमलनाथ से कहा जाता है कि आप दोनों से बात करिए। कमलनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया, कल इंदौर में थे, मेरी उनसे बहुत विस्तार से बात हुई, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि मैं मध्य प्रदेश छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा, सत्ता का कोई वो नहीं है, मुझे जाने का गम नहीं है, लेकिन मैंने तय करा कि मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करूंगा। और कमलनाथ जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और इस बार जब उपचुनाव हुए तो कई विधायक का चुनाव जो लोग हार गए, उसके बावजूद उन्होंने स्वीकारा कि संगठन ने जो मैदानी तैयारी की थी कहीं ना कहीं हमें उसका फायदा मिला। तो मुझे लगता है कि जो भूमिका का निर्वहन अहमद पटेल दिल्ली में करते थे, लगभग उसी भूमिका का निर्वहन कमलनाथ कर रहे हैं। पार्टी के कद्दावर नेता हैं, सालों से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, नेहरू गांधी परिवार के विश्वास पात्र हैं और इस भूमिका को बखूबी निभा सकते हैं वो। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि घोषित तौर पर तो नहीं, लेकिन अघोषित तौर पर कमलनाथ कांग्रेस में वो भूमिका निभाने लगे हैं जो अहमद पटेल किसी जमाने में निभाया करते थे। अरविंद जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा गहरा दर्द दे गए वो। और लेकिन उस ज्योतिरादित्य सिंधिया के फोबिया से अभी तक उनका आईटी सेल भी उभर नहीं पाया है। वे दिन भर ज्योतिरादित्य सिंधिया की गतिविधियां ही देखते रहते हैं, बजाय भाजपा के बारे में कुछ लिखने के। देखिए सुनील जी, स्वाभाविक है सत्ता जाने का गम तो रहता, लेकिन सत्ता जाने का गम इतना भी नहीं रहना चाहिए कि जिस व्यक्ति के कारण सत्ता गई है उसे हमारा सारा ध्यान हम उस पर ही केंद्रित कर लें। ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लोगों को लग रहा है, ये मेरे पास पब्लिक का फीडबैक, कि क्या कांग्रेस के आईटी सेल के पास या कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास सिवाय ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाने पर लेने की कोई काम नहीं बचा है क्या? कांग्रेस संगठन का कामकाज जनता तक पहुंचाना, कांग्रेस की सरकार विरोधी जो मुद्दे हैं
उसको प्रमुखता से जनता के सामने लाना, बहुत सारा काम है जो चाहे तो कांग्रेस का आईटी सेल कर सकता है, कांग्रेस के प्रवक्ता कर सकते हैं, लेकिन वो इन दिनों सारा ध्यान ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टीका टिप्पणी में लगाए हुए हैं। अब आप देखिए कि उपचुनाव के दौर में कांग्रेस के आईटी सेल ने पूरी ताकत लगा दी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, तरह तरह के आरोप लगा के, जिनमें से कई आरोपों की सत्यता की पुष्टि कोई करने को तैयार नहीं था, पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी सिंधिया के समर्थक जीते ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। तो मुझे लगता है कि बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है कांग्रेस का जो आईटी सेल है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इतना ज्यादा फोकस करके। सिंधिया को तो प्रसिद्धि मिल रही है, वो तो लोकप्रिय हो रहे हैं कि भैया उन पर एक जो जिस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया वो आज भी उन पर इतनी निगाहें रखे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो है कांग्रेस के लिए सब बहुत नुकसानदायक लग रहा है। अरुण जी, कमलनाथ ने गुना के सांसद केपी यादव को ट्वीट करके जन्मदिन की बधाई दी है, तो इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए। देखिए सुनील जी, केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को करीब 1.5 लाख मतों से चुनाव हराकर और उन्हें उनकी राजनीतिक हैसियत का एहसास करा दिया था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में, और भाजपा में आने के बाद वो प्रदेश के 5 भाजपा के शीर्ष नेताओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती होने लगी। केपी यादव सांसद बने, जब तक भाजपा में सिंधिया नहीं थे तब तक केपी यादव की बड़ी पूछ परख थी, लेकिन अब सिंधिया के भाजपा में आने के बाद केपी यादव की पूछ परख नहीं हो पा रही, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग ही, और ग्वालियर चंबल संभाग में भी गुना शिवपुरी जिला जो है उस पर सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया का ध्यान है। और ऐसे में केपी यादव के सामने समस्या है कि वो किस अंदाज में राजनीति करे, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व तो जो है उसके पार्टी के नेतृत्व के लिए तो इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा उपयोगी है। भारतीय जनता पार्टी के जो 2 शीर्ष नेता हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो तो बहुत पसंद करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कद्दावर नेता यदि गुना शिवपुरी क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाता है तो उससे भाजपा को तो फायदा है, लेकिन केपी यादव को नुकसान है। उनके जन्मदिन के मौके पर कमलनाथ का बधाई ट्वीट जाना यह संकेत देता है कि इसको बहुत हल्के ढंग में नहीं लिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं केपी यादव के मन में जो आक्रोश है उसको कांग्रेस भुनाने की स्थिति में, उस आक्रोश को भुना सकती है कांग्रेस, मुझे तो ऐसा लगता है। इसी नजरिए से कमलनाथ के उस ट्वीट को देखा जाना चाहिए जो उन्होंने केपी यादव के जन्मदिन के मौके पर दिया। अरुण जी, इसी खबर से जुड़ा मेरा एक सवाल था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा कर रहे हैं, गुना भी वे गए हैं, ग्वालियर भी लगातार जाते रहे, तो इस दौरान आपकी जानकारी में केपी यादव की भूमिका कैसी रही उनके साथ? नहीं, केपी यादव मंच शेयर करने से परहेज कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो मंच शेयर करने से परहेज कर रहे हैं। इक्का दुक्का ही ऐसे मौके आए हैं जिसमें केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंच शेयर किया। आनंद शर्मा मुख्यमंत्री के सचिव बना दिए गए हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उज्जैन संभाग के कमिश्नर रहे हैं, तो क्या लगता है जबकि उनकी रिटायरमेंट के 4 महीने शेष थे? देखिए, आनंद शर्मा का अप्रैल में रिटायरमेंट होना है, 4 महीने शेष थे, और ये माना जा रहा था कि वो ग्वालियर उज्जैन के संभागायुक्त पद से ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है और बड़ी अहम भूमिका रहती है मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव की। आनंद शर्मा बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, उनका बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और विदिशा के कलेक्टर हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान उन्हें बहुत नजदीक से जानते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आनंद शर्मा का मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचना बड़ा एक अलग तरह का संकेत माना जा रहा है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि चूंकि उन्हें सेवानिवृत्ति में 4 माह ही बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी के रूप में एक नई भूमिका मिल सकती है। हालांकि ये आकलन थोड़ा जल्दी वाला भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, यह भी तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में वे सेवानिवृत्ति के बाद भी मुख्यमंत्री सचिवालय में किसी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे। आनंद शर्मा उज्जैन के संभागायुक्त पद से सीधे मुख्यमंत्री के सचिव बनाए गए और उनकी जगह पर संदीप यादव की पदस्थापना की गई, और ऐसा माना जाता है कि कमल पटेल कृषि मंत्री, उनसे उनकी पटरी नहीं बैठी, पहले सचिन यादव थे, उनसे नहीं बैठी। क्या कहते हैं इसको लेकर? नहीं, इसको इस रूप में देखें कि सचिन यादव तो असल में संदीप यादव को कृषि विभाग में ले गए थे। जब सचिन यादव कृषि मंत्री थे तो उन्होंने ही
संदीप यादव की पदस्थापना कराई थी, लेकिन कमल पटेल से पटरी बैठ नहीं रही थी संदीप यादव की, और कमल पटेल काफी समय से कोशिश में थे कि उन्हें यहाँ से खिसका दें। लेकिन चूंकि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छे दबंग अधिकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं संदीप यादव, इसलिए सरकार उन्हें जो है अगर कृषि विभाग से हटाने का निर्णय ले रही थी तो उन्हें किसी दूसरी महत्वपूर्ण पदस्थापना पे पदस्थ किया जाना था। और उज्जैन के संभागायुक्त का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद है, और सामान्यतः इन दिनों सीधी भर्ती वाले जो आईएएस हैं वो संभागायुक्त बनने से परहेज करते हैं, लेकिन राज्य शासन ने संदीप यादव की योग्यता, उनकी कर्तव्यनिष्ठता और काम के प्रति जो उनका लगन है उसको देखते हुए उन्हें उज्जैन का संभागायुक्त बनाने का निर्णय लिया, और संदीप यादव ने कार्यभार ग्रहण भी कर लिया। तो मतलब कमल पटेल को भले ही संदीप यादव का काम पसंद नहीं आया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने संदीप यादव के काम को बहुत बेहतर आंका, और यही कारण है कि उन्हें उज्जैन के संभागायुक्त जैसे प्रतिष्ठापूर्ण पद पर मौका दिया गया। अगर हम बात करें कि जिस तरह से जो कुछ चल रहा है, अगर हम संघ की गतिविधियों की बात करें तो संघ का हस्तक्षेप काफी माना जा रहा है प्रशासनिक कार्यों में, और कुछ एक किस्से जो आपने लिखा है उसमें ऐसा भी है कि कुछ एक अपराधी को भी कहीं ना कहीं प्रश्रय दिया, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग नाराज हो गया। सुनील जी, संघ में कई बार संघ के पदाधिकारी ऐसी भूमिका का निर्वहन कर जाते हैं जिसके कारण संघ के कामकाज के लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। अब हम बात करें, ये जो मामला है गोयल परिवार अग्रवाल नगर का, ये दाल मिल का इनका कारोबार है, सेवा भारती से जुड़े लोग हैं, सेवा भारती मतलब संघ से जुड़े लोग हैं। इन पर जब एक शातिर बदमाश कुलदीप यादव ने फर्जी कागज तैयार कर मुकदमा दर्ज कराना चाहा, तो आजाद नगर पुलिस ने उस शातिर बदमाश की बात को नहीं मानी और उसे कई बार वापस लौटा दिया। लेकिन संघ के एक पदाधिकारी जो इंदौर विभाग में बड़े महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ हैं, उन्होंने पुलिस पे दबाव बनाया और पुलिस ने उनके दबाव के चलते मुकदमा कायम कर लिया। और चौंकाने वाली बात है कि गोयल परिवार को मुकदमे के बारे में उस समय जानकारी लगी जब वो इस मुकदमे में किसी को बेवजह परेशान न किया जाए, इसकी गुहार लेके किसी अधिकारी के पास पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारी के पास, तब उन्हें मालूम पड़ा। तो संघ के पदाधिकारी की जो इंदौर विभाग के पदाधिकारी हैं और इंदौर विभाग के फर्स्ट 5 रैंक में से ये पदाधिकारी है, इनकी भूमिका को लेकर संघ के दिग्गजों में भी बड़ा असंतोष है। जीतू जिराती का मनोनयन जो हुआ है प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष के तौर पर संगठन में, उसको किस रूप में देखते हैं और क्या भूमिका रही, किसकी भूमिका रही? देखिए, जीतू जिराती के बारे में जाहिर तौर पर तो ये कहा जाएगा कि कैलाश श्रीधर की रमेश मेंदोला ने उन्हें पदाधिकारी बनवाया। दूसरा ये कहा जाएगा कि उन्हें खाती वोटों के समीकरण के चलते मौका दिया गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जीतू जिराती युवा है, पार्टी जिस तरह से अपनी सेकंड लाइन को आगे बढ़ा रही है, आपने देखा पूरे प्रदेश पदाधिकारियों की सूची को सेकंड लाइन को आगे बढ़ाने में लगी है, उसका फायदा जीतू जिराती को मिला। दूसरा ये कि हाटपिपलिया उपचुनाव में प्रभारी थे और वहां उन्होंने खूब जम के मेहनत की, तो पार्टी को लगा कि इन्हें संगठन में फिर से मौका दिया जाना चाहिए। पिछली बॉडी में भी वो उपाध्यक्ष थे, इस बार फिर उन्हें उपाध्यक्ष, यंग है, एनर्जेटिक है, काम करने का मात्रा। दूसरा जो संगठन में जिस तरह का वर्किंग चाहिए उसमें वो सिद्धहस्त हैं जीतू जिराती, इसलिए उन्हें मौका मिल गया। तमाम इंदौर के नेता प्रदेश इकाई के लिए दावेदार थे, लेकिन अंततः मौका मिला जीतू जिराती को ही। ये स्पष्ट है कि पार्टी अपनी एक नई जनरेशन को मौका दे रही है और उसका सीधा फायदा जीतू जिराती को मिला है। शोले फिल्म आपने देखी होगी जिसमें जय और वीरू की जोड़ी काफी फेमस मानी जाती है, और अभिभाषकों में बात करें तो जय और सौरभ की जोड़ी भी काफी प्रसिद्ध मानी जाती है, और उनके बीच का अबोला क्या है? देखिए, पिछले एक पखवाड़े से दोनों के बीच में अबोलापन पूरे बाहर में चर्चा का मुद्दा है, और दोनों की जोड़ी जिस हिसाब से दोनों की मित्रता है, दोनों साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो सबको आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट बार काउंसिल में जय हाडिया का जब निर्वाचन हुआ और हाल ही में उन्हें को चेयरमैन मनोनीत किया गया, उसके बाद इंदौर की हाईकोर्ट बेंच में जो डिसिप्लिनरी कमेटी बनना थी, जो बन भी गई है, उस कमेटी में जो है वरिष्ठ अभिभाषक अजय बागड़िया के मनोनयन को लेकर दोनों के बीच में मत भिन्नता थी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जय हाडिया को बार काउंसिल का मेंबर बनवाने में डिस्ट्रिक्ट बार के पदाधिकारियों की बड़ी अहम भूमिका रही। डिस्ट्रिक्ट बार के पदाधिकारियों ने और सदस्यों ने उनकी खुलकर मदद की, इसी का नतीजा है कि वो स्टेट बार काउंसिल के लिए चुने गए। लेकिन जब मनोनयन का मौका आया अनुशासन समिति में, तो उन्होंने अजय बागड़िया को प्राथमिकता दी, और मुझे लगता है कि यही विषय दोनों के बीच मत भिन्नता का विषय। हालांकि दोनों के शुभचिंतक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये अबोलापन जो है ये समाप्त हो जाए।
अनिल जी, अब बात मीडिया की जब तक नहीं करेंगे ये हमारा एपिसोड अधूरा ही रहता है। तो मीडिया जगत जी, की खबरें हैं वो क्या है आपके पास इस समय? देखिए मीडिया जगत की सबसे महत्वपूर्ण खबर तो यह है कि सुनील सुधीर अग्रवाल का वो मेल बड़ा चर्चा में है, जिसमें उन्होंने अपने सभी संपादकों से कहा है कि यदि आपका कोई संपादकीय सहयोगी या फील्ड का साथी यदि किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाता तो ये मानिए कि अब एक्शन आप पर भी होगा। और इसकी शुरुआत वो हरियाणा में एक संपादक को बर्खास्त करके दे चुके हैं, जिसका ब्यूरो चीफ भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया था, वो उसके भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं कर पाया था, तो उन्होंने उस संपादक को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने मेल डाल के अभी सबने सारे संपादकों को आगाह किया है कि अपने स्टाफ पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यदि उनका कोई स्टाफ भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो अब सीधी जवाबदेही उनकी रहेगी। इसके अलावा भी कुछ खबरें और हैं जो सरकार और भास्कर के बीच भी एक शीत युद्ध चल रहा देखिए है। सरकार और दैनिक भास्कर के बीच में इन दिनों बड़ा द्वंद्व चल रहा है और तमाम प्रयासों के बावजूद भी सुलझ नहीं पाया और इसका नतीजा है कि अभी दैनिक भास्कर को सरकारी विज्ञापन मिल नहीं पा रहे हैं और किसी भी अखबार के लिए सरकारी विज्ञापन न मिलना उसके आर्थिक कमर तोड़ने जैसा होता है, क्योंकि सरकारी विज्ञापन अखबार के रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स होते हैं। तो दैनिक भास्कर के विज्ञापन इन दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर रखे हैं और दैनिक भास्कर भी आपने देखा होगा कि सरकार से जुड़े मुद्दों को जनता के सामने रखने और खासकर वे मुद्दे जिसमें सरकार कोई निर्णय नहीं करा पाई या किसी गलत व्यक्ति को सरकार ने मौका दे दिया, उसे प्रमुखता से लोगों के सामने ला रहा है दैनिक भास्कर। रवि बड़गैया को लेकर आपने एक खबर लिखी है। देखिए कमलनाथ को अब कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिन लोगों को मीडिया से संबंधित मैनेजमेंट का काम सौंपा था वो उसमें विफल रहे। रवि बड़गैया भी उन्हीं में से एक है। कमलनाथ के बहुत पुराने साथी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बन के मध्य प्रदेश आए तो रवि बड़गैया ने उनके साथ जुड़कर जनसंपर्क और संस्कृति विभाग के कामकाज में अपनी दखल अंदाजी बहुत बढ़ा ली। लेकिन बड़गैया इम्प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, तो उनका वो ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाते वैसे भी अगर मुख्य, लेकिन सरकार चली गई तो वह स्वतः ही विदा हो गए। लेकिन अब कमलनाथ को एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रहते हुए वे पत्रकारों से जुड़े मुद्दों पर गौर नहीं कर पाए और इसके लिए जिम्मेदार रवि बड़गैया जैसे लोगों को ही माना जा रहा है, जिन्हें अंततः कमलनाथ का साथ छोड़कर जाना पड़ा है। दीपक तिवारी जी को लेकर भी लिखा है आपने। दीपक तिवारी ने प्रोजेक्ट शुरू किया था जोश होश मीडिया और मुझे लगता है कि नए कॉन्सेप्ट का उनका ये प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल हो रहा है। आज भोपाल के मतलब वो जो है सड़क पे आकर जिस तरह से उनकी टीम पत्रकारिता कर रही है उसको जनता बहुत पसंद कर रही है। अरविंद जी, पंकज मुकाती जी को लेकर भी आपने खबर लिखी है। देखिए पंकज मुकाती ने जब प्रजातंत्र अखबार छोड़ा था तब ऐसा कहा गया था कि वो मीडिया कंसल्टेंट की भूमिका में रहेंगे, लेकिन पिछले दिनों मृदुभाषी अखबार का जो लोकार्पण समारोह हुआ था उसमें इस तरह के संकेत मिले हैं कि वो इसके स्टेट हेड या एडिटर इन चीफ की भूमिका में रहेंगे। पंकज मुकाती का एक बड़ा व्यापक कैनवास है, कई बड़े अखबारों में वो सेवाएं दे चुके हैं, बहुत क्रिएटिव व्यक्ति माने जाते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और अखबार के लेआउट और प्लानिंग को लेके उनका एक अलग सोच है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब वो इस अखबार के इस समूह के जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और वेब तीनों में प्रिंट में तो आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक और वेब में भी आ रहा है, उसके वो एडिटर इन चीफ की भूमिका में रहे। चलते चलते अरविंद जी, इंदौर में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है, कप्तानों की बदली हुई है, उसको लेकर क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, इंदौर में जो है जो अभी बदलाव हुए हैं तो इंदौर से अच्छे से वाकिफ सूरज वर्मा के नीमच का एसपी बनने के बाद इंदौर में एसपी हेडक्वार्टर का पद रिक्त था और इंदौर से बहुत अच्छे से वाकिफ और यहाँ सीएसपी और एडिशनल एसपी के रूप में सेवाएं दे चुके अरविंद तिवारी अब एसपी मुख्यालय की भूमिका में आ गए हैं। हालांकि इंदौर को जल्दी नया डीआईजी मिलने वाला है क्योंकि हरिनाचारी मिश्रा जो है वो आईजी पद पर पदोन्नत हो गए। ऐसे में इंदौर को नया डीआईजी भी जल्दी मिलना है। इंदौर के जो एसपी ईस्ट थे विजय खत्री, उन्हें भोपाल में एसपी बनाया गया है। रामजी श्रीवास्तव जो इंदौर में एसपी एसटीएफ की भूमिका में थे, उन्हें जो है एटीएस की भूमिका में थे, एसपी एटीएस, उन्हें भोपाल में एसपी मुख्यालय बनाया गया है। हमारे आज एक और अच्छी खबर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज जो सबसे पहले आपकी फोरम से मैं शेयर करूंगा कि आज राष्ट्रपति ने पुलिस पदकों की घोषणा की, जो पुलिस पदक राष्ट्रपति के दिए जाते हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर, और हमारे सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि इंदौर से बहुत अच्छे से वाकिफ और इंदौर में एक शानदार पुलिस अधिकारी के रूप में पहचाने जाने वाले एसपी साइबर जितेंद्र सिंह को राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिला है। एसपी लोकायुक्त सव्यसाची सराफ को राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिलेगा। इंदौर में डीएसपी ट्रैफिक है संतोष उपाध्याय, उन्हें राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिलेगा। और संगीता जोशी है इंदौर पीटीएस में इंस्पेक्टर,
उन्हें भी राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिलने की घोषणा हुई है। तो ये सब बहुत अच्छे अधिकारी हैं, इनको बधाई। इंदौर के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के 4 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिलेगा। इस बार घोषणा हुई है 26 जनवरी के पहले जो घोषणा होती है, तो 15 अगस्त के मौके पर इन सबको उक्त पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। सही कहना आपका, काफी काबिल अधिकारी है। अगर हम जितेंद्र सिंह जी की बात करें तो साइबर एसपी अधिकारी है, सव्यसाची सराव, इनका सबका अपना बड़ा ब्राइट करियर है, बहुत अच्छे अधिकारी है। मध्य प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारियों को इस बार गारंटी, मतलब वीरता के लिए भी जो है पुलिस पदक मिल रहा है। अरविंद सक्सेना है, वो पहले भोपाल में एसपी रहे, विदिशा के एसपी रहे, अभी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। और धर्मवीर यादव जो है, उन्हें भी, इन 2 अधिकारियों को जो है वो वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिल रहा है। अरविंद तिवारी जो एसपी मुख्यालय बनाए गए, उनकी भी साइबर से जुड़े मामलों में काफी मास्टरी और एक्सपर्टाइज है इंदौर में। आपको ध्यान होगा जब वो इंदौर में एडिशनल एसपी क्राइम थे, तब उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया था। और इसीलिए मैंने कहा कि इंदौर से और पुलिस की कार्यप्रणाली से बहुत अच्छे से वाकिफ अरविंद तिवारी को एसपी मुख्यालय बनाने का निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है सरकार। तो मुझे लगता है कि तमाम सारी बातें जो पत्रकारिता जगत की थी, जो राजनीति की थी, जो ब्यूरोक्रेसी की थी, उन पर अरविंद तिवारी ने काफी गंभीरता से और विस्तार पूर्वक आपसे बातें की, और खबरों के पीछे की खबर, उस पर अरविंद जी ने बात की है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।